Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Gul Nawaz is a market trader who does not keep full set of accounting records. His transactions are mainly for cash, and although he keeps details of all his expenses, he has no proper record of his receipts from sales. आई बात, इसके पास receipts from sale का record नहीं है. You ascertain the following information which may be taken as correct. मोटर वैन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक 4500, क्लोजिंग 6100. मैंने बोला ये थोड़ा सा प्रिंटिंग का एरर है. डेटर ओपनिंग 790, क्लोजिंग 1050. क्रेडिटर्स फॉर सप्लायर्स, यानी क्रेडिटर फॉर सप्लाईज, इन्वेंट्री के लिए क्रेडिटर जो है 2530 और 3070. क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 900 और 820. प्री पेमेंट्स 160 और 215. कैश इन हैंड 330 और 465. यार पूरा क्वेश्चन समझाया था मेरे ख्याल से मैंने तो जाते हुए लास्ट क्लास में, और मैंने क्लियर अप्रोच समझा दी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. ड्यूरिंग द ईयर he received a check of rupees 14,000 in respect of legacy due to him. A friend cashed the check for him. 14,000 का क्या हुआ है, चेक मिला है. अब क्योंकि क्वेश्चन ये बताता है लेगेसी का मतलब क्या, इसको विरासत में हिस्सा मिला है, तो विरासत का चेक था इसके लिए. तो क्योंकि इसके पास तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके दोस्त ने उस चेक को क्या कर दिया, अपने अकाउंट में कैश करके इसको पैसे दे दिए. तो इसके पास तो क्या हुआ, कैश में इजाफा हुआ ना, तो इसके पास तो सिर्फ और सिर्फ कैश इन हैंड है भाई. तो 14,000 से आप कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, 14,000 से आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं. इसमें क्या इशू है मुझे बताइए आप. उसके बाद आप मुझे बताइए, आपके सामने है पेमेंट्स इन कैश वर एज फॉलोज. फॉर सप्लाईज 52,180. For business expenses 7,215. For private purpose 6,250. motor van point number E देखना है फिर से. For casual wage 5,330. loan to brother, लोन अगर ब्रदर को दिया है, भाई को लोन दिया है, लोन फ्रॉम ब्रदर और लोन टू ब्रदर. फ्रॉम ब्रदर का मतलब क्या है, लोन लिया है. लोन टू ब्रदर, भाई को लोन दिया है. तो जब लोन लेते हैं तो लायबिलिटी होता है, रिसीव करते तो क्या बनना चाहिए बेटा, जब लोन लेते हैं तो लायबिलिटी, जब लोन देते हैं तो क्या होना चाहिए. अगर आप लोन लेने वाले में से हो तो लोन लायबिलिटी, अगर आप लोन देने वाले में से तो लोन क्या होना चाहिए, बोलिए भाई, रिस्पॉन्स कीजिए भाई. एसेट, एसेट, बिल्कुल एसेट. यार अब आप खुद बताओ, अल्लाह के बंदों मुझे ये बताओ, मिस्टर गुल नवाज एस्टिमेट्स दैट हिज रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स was uniform 25%. अब आप मुझे बताओ यार, देखो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, रिस्पॉन्स करो. मैं आपसे एनालाइज करने का बोलता हूँ, अल्लाह के बंदों, क्या डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन क्या रिसिट फ्रॉम डेटर्स हैं, बज़ाहिर तो नहीं है. अपनी अप्रोच चेंज करके देखो, अप्रोच चेंज करके देखो. अब अगर रिसिट फ्रॉम डेटर नहीं है तो देखो मार्कअप मार्जिन है. अच्छा भाई, मार्कअप मार्जिन है तो अप्रोच नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. अप्रोच नंबर 2 में या तो मार्कअप मार्जिन से कॉस्ट ऑफ सेल के जरिए सेल वर्कआउट होगी, या सेल कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट होगी. दो में से कोई एक काम होना है. अब आ जाओ कहां पर, क्या क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, यस. क्लोजिंग बैलेंस है, यस. क्या पेमेंट टू क्रेडिटर है, अगर पेमेंट टू क्रेडिटर है तो क्या मिल जाएगा, परचेज मिल जाएगी. यस और नो. परचेज कहां रखी है आपने, इन्वेंट्री के अकाउंट में. इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्या मिल गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे लगाया मार्कअप या मार्जिन. मिस्टर गुल नवाज एस्टिमेट्स दैट हिज रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, मार्जिन. हाँ मार्जिन,
तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 25% मार्जिन है तो कॉस्ट ऑफ सेल 75% के बराबर हुई, डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, आपको आंसर मिल जाएगा। यार आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है और पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपके सामने, आप मुझे बताइए इसमें क्या चीज है जो सॉल्व ना हो रही। ठीक है, और रिसिट फ्रॉम डेटर्स तो हमें अब सेल पुट कर, देखो अब अगर कॉस्ट ऑफ सेल सेल बन रही है उसको पुट कर दे डेटर अकाउंट में, तो रिसिट फ्रॉम डेटर कहां से मिल जाएगी, डेटर के अकाउंट से। उसको पुट कर दे कैश के अकाउंट में, तो कैश अकाउंट तो रिसिट फ्रॉम डेटर नहीं निकल रही, क्योंकि क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि एफ पॉइंट क्या है, he agrees that any discrepancy on cash account should be regarded as additional personal drawings। आई बात समझ में, कि अगर कैश अकाउंट में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, क्रेडिट साइड शॉर्ट आती है, तो वो ड्रॉइंग है। इसका मतलब ये है कि कैश अकाउंट तो रिसिट फ्रॉम डेटर निकालने के लिए इस्तेमाल ही नहीं होना। तो यार जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक होती है, मैं सही डिसीजन ले लूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर जाऊंगा। क्या बोलते हो भाई? अच्छा भाई, in June 1994 he purchased new motor van paying rupees 5,800 in cash, which was after deducting allowance of 1,200। 5,800 पे करके नई वैन ली है, जो कि 1,200 का ट्रेड अलाउंस माइनस करने के बाद है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रेड अलाउंस किस पे मिला, पुरानी वैन में मिला। 5,800 प्लस 1,200 नई वैन की कॉस्ट क्या हुई, 7,000। द न्यू वैन इज टू बी डेप्शेटेड बाय 10% ऑन कॉस्ट। तो पुरानी वैन कहाँ है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये पुरानी वैन का तो है भाई, तो ये पुरानी वैन डिस्पोज ऑफ। तो अगर 2,000 वाली वैन आपने कितने में दे दी है, ट्रेडिंग अलाउंस 1,200 के अंदर, तो आपको लॉस हुआ है कितने का, 800 का। जवाब दे। क्या कहते हैं? और प्रॉपर डेट दी हुई है, तो आप चाहें तो जाने वाली वैन पर डेप्शन चार्ज कर सकते हैं मजीद। अगर प्रॉपर डेट दी हुई है, इन जून 1994 लिखा हुआ है, तो जून, जुलाई, जुलाई अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, नहीं जून की डेट मेंशन नहीं है ना बेटा, जून की कोई डेट मेंशन नहीं है। तो हम फिर क्या करते हैं, मंथ ऑफ डिस्पोजल काउंट नहीं करते अगर डेट ऑफ जून की डेट मेंशन ना हो तो। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शनल पॉलिसी काउंट करें तो फिर आप जून को भी काउंट ना करें, समझे बात को। और अगर आप फुल ईयर पॉलिसी काउंट करें तो फिर तो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके लिए। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। नहीं, अगर फ्रैक्शनल पॉलिसी है तो आप जून ईयर मंथ ऑफ डिस्पोजल काउंट ना करें, क्योंकि जून में आपने ले लिया ना, जून में आपने नया एसेट ले लिया, पुराना डिस्पोज ऑफ कर दिया। जून से पहले तक की डेप्शन लें अगर आप फ्रैक्शनल पॉलिसी ले रहे हैं, मई तक की डेप्शन आप चार्ज करें, या फिर आप फुल ईयर पॉलिसी देख लें इसके अंदर। अब आप मुझे बताइए कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा इशू है। यार मैं तो समझता था कि जितनी अप्रोच मैंने आपको बना दी है, ये क्वेश्चन तो बच्चे बड़ी आराम से अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि सीधी सीधी अप्रोच लगती हुई दिखाई दे रही होती है। तो फिर रब नवाज बेटा क्या प्रॉब्लम था, वो गुल नवाज है, तुम रब नवाज हो, ये प्रॉब्लम था। बताओ। अभी बस खत्म कर लेते हैं ना इसको, 1,200 का डिफरेंस एंड कर देते हैं। एसओसीआई, वो 1,200 ट्रेड अलाउंस का तो नहीं डिफरेंस बेटा कहीं।
For the year ended 31st October 1994. ठीक है, अच्छा जी, ओके। सेल्स वर्किंग नंबर 1, यहाँ लगाई मैंने हेडिंग वर्किंग्स की। वर्किंग नंबर 1 आपके पास आ रही है सेल्स, लेकिन आप जानते हैं इस केस में सेल को वर्कआउट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। चलें, आज आपको एक मैजिकल अकाउंट दिखाते हैं। वर्किंग नंबर हम क्या करते हैं, वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आज हम आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल दिखाते हैं अकाउंट बनाने का, और वो है सुपर डुपर अकाउंट। किसका? अब सुपर डुपर अकाउंट बना दूंगा मैं किसका? मैं बोलता हूँ कि हम क्या कर देते हैं, हम इन्वेंट्री और सप्लायर के अकाउंट को मर्ज कर देते हैं। क्या ख्याल है? तो अगर मैं इन्वेंट्री और सप्लायर के अकाउंट को मर्ज कर दूंगा तो मुझे पहले क्रेडिटर अकाउंट से परचेज निकालने की जरूरत नहीं होगी, और डायरेक्ट मुझे जो आंसर मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर मिल जाएगा। आप उसको वेरीफाई कर लें। अच्छा बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग वेरीफाई कीजिएगा, सब लोग ये सीख लें, आपको फायदा होगा इस चीज से। जब तक मैंने आपको बताया नहीं है, जरा आप देख लीजिएगा। यकीनन आप सबने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली होगी, तो यकीनन कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू वेरीफाई भी हो जाएगी। मेरा अलग स्टाइल होगा, आपका अलग स्टाइल होगा। ओपनिंग स्टॉक 4500, ओपनिंग क्रेडिटर 790। तो इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी यहां रखा 4500, और क्रिएटर का बैलेंस बीडी लायबिलिटी है, उसको यहां रखा 790। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। ऐसे ही है। अच्छा जी, ये ओपनिंग स्टॉक था। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, अच्छा ओके, 2530 है, ओके 2530। वो डेटर का बैलेंस, ओके जी। अच्छा उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 6100, और क्लोजिंग सप्लाई का बैलेंस है 3070। क्लोजिंग स्टॉक रख दिया है जहां क्लोजिंग क्लोज होगा, और लायबिलिटी का बैलेंस शीट 3070। हाँ भाई देख रहे हैं सब लोग। अच्छा जी, अब क्या करने जा रहा हूँ, अब पेमेंट टू सप्लायर में पुट करूंगा ना, तो जैसे मैं पेमेंट टू सप्लायर पुट करूंगा मुझे क्या मिल जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी। सप्लायर की पेमेंट की एंट्री बनाइए, कैश या बैंक डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। और ये अकाउंट कौन सा? ये इन्वेंट्री प्लस क्रेडिटर अकाउंट। दो अकाउंट्स को आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी कैश या बैंक क्रेडिट। पेमेंट टू सप्लायर कितनी है आप जरा देखिए सब लोग, कैश या बैंक क्रेडिट इतने अमाउंट से।
तो अगर कैश या बैंक क्रेडिट हुआ तो जो भी अकाउंट है वो क्या हुआ है, डेबिट हुआ है 52,180 से। जैसे आपने इसको यहाँ रखा कैश के रेफरेंस से, तो अब जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा वो सीधा कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, और वो अमाउंट जो होगा वो परचेज नहीं होगा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। कितने से बेटा, 51,120 से। चेक कर लें, क्या आपके पास यही कॉस्ट ऑफ सेल आई थी सब लोग? तो इस तरह आप दो अलग अलग अकाउंट को बनाने की जहमत से क्या हो गया, बच गए बेटा। सही है ना? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप सेल निकाल लें। सेल क्या है, 51,120 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, 75। ये आपकी सेल्स की वैल्यू आ गई। बताइए, $68,160। ठीक है जी, सही है बेटा, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। 68,160। तो 68,160 सेल्स है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, 51,000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है अभी हमारे पास, 51,120। और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। कितना, 17,040। कोई अदर इनकम है हमारे पास बेटा? क्वेश्चन में कोई अदर इनकम है? लेस क्या करते हैं, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या क्या आपके पास आते हैं, ठीक है जी। एक्सपेंसेस क्या क्या आपके पास जरा दिखते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है, ओवरऑल जो आपने एक्सपेंसेस पे किए वो क्या है, बिजनेस एक्सपेंसेस 7,215। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये इसी के लिए है। इसका मतलब क्या है, इस एक्सपेंस की, ये जो एक्सपेंस का पेमेंट है, इस पेमेंट का अक्रूवल भी है और प्रीपेड भी है, दोनों एडजस्ट करना है। यस और नो? ये बात तो आप सीख चुके हैं, जवाब दीजिए। ऐसा ही है। अच्छा, उसके अलावा क्या है, कैजुअल वेज है, दो हो गए। इसके अलावा क्या है, लॉस ऑन डिस्पोजल है, और फिर तीसरी चीज उसके बाद क्या है, डेप्रीसिएशन है। ये चार आइटम ही एक्सपेंस के तौर पे अवेलेबल हैं, इसके अलावा कोई और चीज दिखाई नहीं देती है। तो सबसे पहले वेजेस लिख दें आप, इसमें कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है आपके लिए, जो पेमेंट है वही आपका एक्सपेंस है। वेजेस 5,330, सही है। और उसके बाद अब एक्सपेंसेस हैं, इसको आप बोलते हैं सन्ड्रा एक्सपेंसेस, मतलब बाकाया जितने भी एक्सपेंसेस सब मिलाकर। अब इसकी वर्किंग क्यों करनी पड़ रही है, इसलिए कि इसकी पेमेंट दी हुई है और इसका अकाउंट भी है, मतलब इसका ओपनिंग अक्रूवल भी है, क्लोजिंग अक्रूवल भी है, इसका ओपनिंग प्रीपेमेंट भी है, क्लोजिंग प्रीपेमेंट भी है। क्या करें,
ये पूरा क्वेश्चन समझ लें, एक तरह से आप सुपर डुपर अकाउंट के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, आप क्या कर लें, एक्सपेंस अकाउंट बना लीजिए। एक्सपेंस यहाँ पर बैलेंस बीडी आएगा प्रीपेड का, यहाँ बैलेंस बीडी आएगा अक्रूवल का, यहाँ बैलेंस सीडी आएगा अक्रूवल का, और यहाँ बैलेंस सीडी आएगा प्रीपेमेंट का। यस और नो, बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। आइए देखते हैं बेटा क्या है जनाब। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस 900 और पेड इन एडवांस 160। 900 जो है वो ओपनिंग अक्रूवल का बैलेंस है और 160 जो है वो प्रीपेड है। यस और नो। अच्छा जी, उसके बाद अब ये लाइन का थोड़ा फर्क आ जाएगा ना। 820 क्या क्लोजिंग अक्रूवल है और 215 जो है वो क्लोजिंग प्रीपेड है। तो 820 215 सिंपल। अब क्या करें बेटा, सोचिए एक्सपेंस के लिए पेमेंट क्या हुई है, बिजनेस एक्सपेंस के लिए पेमेंट क्या हुई है, पेमेंट हुई है 7215। 7215 की एंट्री क्या बनेगी बेटा, कैश या बैंक, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ये बैंक तो नहीं है, कैश अकाउंट क्रेडिट। यस और नो, रिस्पॉन्स करो। कैश अकाउंट क्रेडिट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 7215। यस और नो। तो डिफरेंस आ गया इम्पैक्ट ऑन ट्रांसफर, इम्पैक्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $7080। ऐसा ही है बेटा, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए आप सब लोग। तो 7080 आपका एक्सपेंस है, चार्ज कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस और नो। अच्छा, उसके बाद बेटा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पास लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, अगर मैं फुल ईयर पॉलिसी अज्यूम करूं तो लॉस ऑन डिस्पोजल बहुत सिंपल है। 2000 एसेट की WDV है ऊपर, 1200 उसकी ट्रेडिंग अलाउंस मिल रही है और 800 रुपए का लॉस आ जाएगा। यस और बोलिए। अगर मैं फुल ईयर पॉलिसी अज्यूम करूं तो जिंदगी बड़ी आसान है, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शनल पॉलिसी अज्यूम करता हूं तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक काबिल गौर बात है जो मुझे हिंट करती है किस चीज के ऊपर, कि मुझे फुल ईयर पॉलिसी अज्यूम करनी चाहिए। कैसे? क्वेश्चन कहता है द न्यू वैन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन ने तो पुरानी वैन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो बताया नहीं भाई। तो क्या एग्जामिनर ने खुद ही हमारी जिंदगी आसान नहीं कर दी? देखिए, जून की वजह से मुझे लग तो रहा है कि मुझे फ्रैक्शनल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए, लेकिन जो ये अल्फाज है एग्जामिनर के, द न्यू वैन इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन कॉस्ट, क्या ये अल्फाज इस चीज को हिंट नहीं कर रहे कि यार ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन न्यू वैन का है, पुरानी वैन का तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया नहीं है। तो जब पुरानी वैन, और ये भी नहीं बोल सकते कि सेम है, तो जब पुरानी वैन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया ही नहीं गया तो फिर हमें क्या अज्यूम करना चाहिए, फुल ईयर पॉलिसी, दैट्स ऑल। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स दीजिए। 800 डेप्रिसिएशन थोड़ी है बेटा।
तो कोई मसला नहीं, वो एक्सपेंस तो बनाना, लॉस हो गया, लॉस है एक्सपेंस एक ही बात है। बहरहाल इसका मतलब क्या हुआ, तो ये लाइन पढ़कर जिंदगी आसान हो गई और लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो आसान हो गया। तो लॉस ऑन डिस्पोजल बड़ा सीधा सीधा हो गया कि जनाब 2000 अगर एसेट की WDV थी और उसके बदले नए एसेट में हमें कितना पे नहीं करना पड़ा, 1200, तो इस एसेट की हमें जो वैल्यू मिली वो 1200 मिली, मिलनी कितनी चाहिए थी, कम से कम 2000, तो हमें इस एसेट में लॉस हुआ है 800 का। यस और नो? और अब आप सिर्फ और सिर्फ डेप्शन चार्ज कर दें न्यू एसेट पर, और जिसके लिए आपको न्यू एसेट की कॉस्ट चाहिए होगी, और न्यू एसेट की कॉस्ट जो है वो कितनी है, 7000 है। कैसे, 5800 आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे किया है और 1200 रुपए की आपने फेयर मार्केट वैल्यू गिव अप की है। भाई रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। 7000 का 10% निकाला, आंसर क्या आ गया, 700 आ गया। अच्छा जी, अब सही है ना, टोटल बता दीजिए टोटल। 13,910। और एक्सपेंसेस का माइनस कीजिए सम, तो नेट प्रॉफिट आपके पास क्या आता है, 3130। जबरदस्त बेटा, तो 3130 जिसका आंसर है वो करेक्ट है, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है जनाब, अब क्या बनाना है भाई, अब बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SFP। यस और नो? तो यार मेजोरिटी SFP तो बनती हुई दिख रही है हमें, क्यों, क्योंकि तमाम के तमाम बैलेंसेस अवेलेबल हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि ड्राइंग्स जो हैं वो पता नहीं है, तो ड्राइंग्स का वैल्यू निकालने के लिए और कैपिटल का वैल्यू निकालने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एसेट साइड तो कंप्लीट हो ही जाएगी ना यार, क्योंकि एसेट साइड पे तो कुछ भी मिसिंग नहीं। कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ना बेटा, कैश अकाउंट बनाएंगे, बिल्कुल कैश अकाउंट बनाएंगे। नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट में आपके पास क्या है, व्हीकल ही है। 7000 व्हीकल की कॉस्ट है, 700 आपने उस पर चार्ज की है डेप्रीसिएशन, तो बैलेंस कितना बचा, 6300। यस और नो बोलिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। अच्छा, उसके बाद आपके पास आएंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स का बैलेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट में आपके पास क्या है बेटा, सबसे पहले इन्वेंट्री आएगा, आप सब जानते हैं। इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस क्या है आप जानते हैं, बताइए, 6100।
अच्छा, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, कितना बैलेंस है? 1050। उसके बाद बेटा प्री पेमेंट्स, 215। और अब और अगर एसेट ना हो तो क्या है? हाँ, लोन टू ब्रदर, यार लोन टू ब्रदर तो रह गया। वेरी गुड, वो वहां से उसके पास से गया था। तो यार ये लोन टू ब्रदर, चलो यहाँ लिख देते हैं लोन टू ब्रदर को करंट एसेट में। वैसे नॉन करंट भी हो सकता है, भाई को लोन दिया, पता नहीं कब भाई वापस करे, करे भी या ना करे। चलो अब गलती हो गई तो कोई इशू नहीं है, उसको अगर हम नॉन करंट में शामिल कर लेते तो बेहतर था। अब देखो इस तरह एग्जामिनेशन में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन ओमिट हो जाती है, और वो ओमिट होने की बना पर क्वेश्चन हमसे बैलेंस नहीं हो रहा होता। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छे से रीड करना होता है कि हाँ भाई, वो जो हमारे पास से कैश गया है उसके बदले कैश तो क्रेडिट हो गया, एसेट डेबिट हो गया। तो वो एसेट डेबिट करना हम भूल गए तो फिर बैलेंस शीट बैलेंस कैसे होगी, सोचिए जरा। ठीक है, फिर कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है हमारे पास बेटा, क्वेश्चन ने बताया हुआ, कैश इन हैंड 465। ठीक है जी, तो ये आपकी एसेट साइड का सम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लोन वापस नहीं करेगा तो बैड डेट ही होगा, रिसीवेबल। कोई भी रिसीवेबल अगर वापस ना मिले तो बैड डेट ही होना है, लेकिन अभी तो बैड डेट तो नहीं बोल सकते ना क्वेश्चन में इसको। हाँ जी, सम कितना बताया आपने? 11,360। 11,360 आपने प्लस कर दिया, और इस 6,300 में टोटल, यार 11,330 है या 360 है भाई, क्या है? अच्छा, सम ऊपर 6,300 में ऐड हुआ, कितना हो गया? 17,630। अच्छा, अब उस तरफ क्या है, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है। अब हमें पता है भाई हमें क्या क्या नहीं मालूम, लेकिन हम फिर भी कुछ चालाकी और होशियारी से चीजें निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह करते हुए आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जब तक आपकी एसेट साइड कंफर्म करेक्ट नहीं है तो फिर आप ये शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वो वाली बात है, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, डू नॉट ट्राई दिस इन एग्जामिनेशन हॉल, जब तक कि आपको ग्रिप ना हो। अगर ऊपर हमसे भी वो लोन टू ब्रदर रह जाता तो मसला हो जाता, तो एसेट साइड फिर सही नहीं होती। ऐसा जी, कैपिटल नहीं मालूम, ऐड क्या करना है? ड्राइंग्स, सॉरी ऐड करना है नेट प्रॉफिट। लेस क्या करना है? लेस करना है ड्राइंग्स। तो क्या मिल जाएगा जनाब? क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। इस क्लोजिंग कैपिटल को तो हम वर्कआउट कर सकते हैं क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज से, जो कि इसी बैलेंस शीट में दिखाई दे रही हैं। लेकिन शर्त यह है कि एसेट साइड बिल्कुल करेक्ट हो, एसेट साइड में कोई गलती ना हो, ये बात मत भूलिएगा आप लोग बस। अच्छा भाई, उसके बाद करंट लायबिलिटीज आपके पास है, कोई नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं है ना आपके पास? अच्छा, करंट लायबिलिटीज आपके पास दो हैं। ठीक है, एक क्रेडिटर्स, सप्लायर्स के बैलेंसेस, और दूसरा आपके पास क्या, अक्रूड एक्सपेंसेस।
सप्लायर का बैलेंस कितना है 3070 और अक्रूड एक्सपेंस कितना है 820। इन दोनों का सम बताइए क्या बनता है। 3890। सही है। अच्छा, अब उस अगर आप कंफर्म है कि ये सही है एसेट साइड, तो बस सिंपल इसमें से इसको माइनस कर दें तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 17,630 माइनस 3,890। क्या बचा आपके पास 13,740। सही है जी। अच्छा ओके, अब कैपिटल कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मालूम नहीं है, प्रॉफिट हमने कितना वर्कआउट किया मालूम है 3,130 प्रॉफिट ऐड हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि सर दो चीजें मिसिंग है। अगर ड्राइंग होती तो हम कैपिटल कैलकुलेट ही नहीं करते। अब आप डिसीजन ले लें कि आपने कैलकुलेट क्या करना है। कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे तो ड्राइंग मिल जाएगी इजीली, लेकिन अगर आप ड्राइंग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सोचना है कि जो सेल आई है ना उसको पुट करना है आपने डेटर के अकाउंट में, वहां से निकालनी है रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स और फिर उसको पुट करना है कैश के अकाउंट में, ताकि कैश अकाउंट से क्या आ जाए ड्राइंग आ जाए। तो अभी आसान सोल्यूशन क्या है, चले हम इसको डबल वेरीफाई करते हैं। हम इसको डबल वेरीफाई आप सिर्फ इतना कर दें ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के जरिए, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज के जरिए क्या कर दें हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल के बता दीजिए सब लोग। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज बताइए बताइए। ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल कितना है 4,350 है, देख लें बेटा। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं है, एडिशनल कैपिटल है। हाँ एडिशनल कैपिटल भी तो है ना, बिल्कुल सही। वो जो लेगेसी वाला अमाउंट आ रहा है, सही कह रहा है। ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज कितना हुआ 4,350। जो 4,350 ने वो अमाउंट लेगेसी वाला क्या कर दिया ऐड कर दिया 14,000। तो अब आपका ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 18,000। मतलब ये कैपिटल जो होता है ना, ये होता है वैसे क्लोजिंग है अगर एडिशन हुआ है तो, लेकिन प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स एडजस्टमेंट होने से पहले होता है। तो ये आपका असल में ओपनिंग कैपिटल है, उसमें इस साल इजाफा हुआ है, लेकिन अभी ये दो एडजस्टमेंट होना क्या है बाकी है। अच्छा जी, तो 14,000 की जो लेगेसी की रकम मिली है वो उसमें ऐड हो गई, कितना हो गया आपके पास 18,350। अब आप सोचें कि अगर आपके पास बेटा ओपनिंग कैपिटल 18,350 था एडिशनल कैपिटल ऐड करने के बाद और नेट प्रॉफिट 3,130 है, तो इन दोनों का सम कितना बनता है बताइए 18,350 प्लस 3,130। 18,350 माइनस 3,130। तो अगर आपके पास कैपिटल का बैलेंस 21,480 होना चाहिए था और है कितना बैलेंस 13,740, तो बीच में से दरमियान से रकम कहाँ गई वो ड्राइंग हो गई। वो ड्राइंग कितनी है 7,740। तो जो क्वेश्चन में ड्राइंग की गई दी है ना उसको आप मिला के निकालना है, मतलब वो उसमें शामिल हो जाएंगे। एडिशनल ड्राइंग निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब जो टोटल ड्राइंग है वो इकट्ठी आपको मिल जाएगी। समझे बात को या नहीं। तो ड्राइंग को हमने वर्कआउट कर लिया बतौर व्हाट बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको वेरीफाई करें तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले बनेगा बेटा डेटर का अकाउंट, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, जो कि जिसका कोई यूज तो नहीं है लेकिन
कैश अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए रिसिट फ्रॉम डेटर निकालने के लिए अभी इस्तेमाल हो रहा है। बताइए डेटर का बैलेंस बीडी कितना है, आप सब बताइए। 790। बैलेंस सीडी 1050। सेल्स कितनी वर्कआउट की हमने, सेल्स कितनी वर्कआउट की, 68,160। तो अब यहां पर क्या होगा, कैश या बैंक डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट 67,900। यस और नो। तो ये हमने यहां से निकाल लिया ताकि इसको हम रख सकें कैश के अकाउंट में, ताकि हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो सके। और कैश अकाउंट जब कंप्लीट होगा तो हमें वहां से क्या मिलेगा बेटा, ड्राइंग का वैल्यू मिलेगा। अब आप बना लें कैश अकाउंट डबल वेरीफाई करने के लिए। आप सब बताएं कैश का बैलेंस बीडी कितना है। 330 है। इस साल एडिशनल कैपिटल कितने से आ रहा है, 14,000 से। एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। इसका इफेक्ट हमने दिखाया, यस और नो। जो ओपनिंग कैपिटल था पहले वो इतने से बढ़ा है, उसके बाद फिर उसमें प्रॉफिट और ड्राइंग का इफेक्ट आ रहा है। रिस्पॉन्स दे बेटा, ये एंट्री बनी कि नहीं बनी। आपने निकाला ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, ओपनिंग कैपिटल आ गया, लेकिन उस ओपनिंग कैपिटल में इतने से इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर नेट प्रॉफिट ड्राइंग का इफेक्ट आएगा। अच्छा जी, अब डेटर से कितनी कलेक्शन हुई, 67,900। अच्छा जी, पेमेंट्स क्या कौन कौन सी जरा बताइए। पेमेंट्स, पेमेंट्स क्या क्या आपके पास, रिस्पॉन्स दें बेटा, रिस्पॉन्स दिया करें साथ साथ। पेमेंट्स आपके पास हैं सप्लायर्स को 52,180। एक एक करके सारी बोले ना। क्रिएटर्स को पेमेंट्स हैं 52,180। अच्छा, उसके बाद एक्सपेंसेस की पेमेंट है, बिजनेस एक्सपेंसेस की पेमेंट है कितनी, 7,215। अब ड्राइंग को बस खाली लिखकर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ड्राइंग हम इकट्ठी एक साथ निकाल लेंगे। ये जो ड्राइंग की उसने पेमेंट दी हुई है ना हमें फॉर पर्सनल यूज, वो इसमें शामिल हो जाएगी, मिलकर निकल आएगी टोटल ड्राइंग आपके पास। तो ड्राइंग लिखकर ब्लैंक छोड़ दें। ड्राइंग के अलावा कौन कौन सी पेमेंट है बताइए। वेजेस 5,330। उसके बाद वैन, वैन की पेमेंट है, डिस्पोजल वैन 5,800। बिल्कुल डिस्पोजल का रेफरेंस आ सकता है यहाँ पर। और क्या क्या पेमेंट है इसके अंदर, लोन टू ब्रदर, भाई ये मत भूलिएगा, ब्रदर को लोन दिया, ब्रदर को, भाई को। अब ये भाई किस सेंस में लिखा हुआ है हमें नहीं पता। 3,500, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद अब रखते हैं आप यहाँ पे बैलेंस सीडी। $465। तो जैसे आप उसको यहाँ रखते हैं तो आप ड्राइंग ओवरऑल निकाल लें बतौर बैलेंसिंग फिगर। इसमें ड्राइंग का वो एलिमेंट भी रहेगा जो आपको बताया गया है, और जो इजाफी ड्राइंग्स है वो भी इसी में शामिल होकर निकल आएंगे, और आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि हमने ड्राइंग की वैल्यू सही निकाली है वहां पर। 7,740। यस और अब देख लें, ये ड्राइंग ये रही सेम टू सेम आपके पास। तो आंसर वेरीफाई हो गया आपका। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अब देख लें यार, आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी। अब ये है कि एक काम ये करो बेटा, आप क्वेश्चन बैंक के, छुट्टियां ना तुम्हारे पास, छुट्टियां होंगी कुछ दिनों की,
तो टाइम नहीं जाया करना, पढ़ाई करनी है उसके अंदर। क्वेश्चन बैंक के शुरू वाले 10 क्वेश्चन करो, आई कैप क्वेश्चन बैंक, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि उसका सोल्यूशन भी होता है ना, तो वो तो आप कर लोगे इंशाल्लाह। जवाब दो। ठीक है, तो आई कैप क्वेश्चन बैंक ट्राई करो। अब देखो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं होता है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सही है। तो आप वहां पे आगे बढ़ो, उसमें पास पेपर्स भी हैं बहुत सारे, तो आपके साथ साथ यानी आपकी तरह इसमें ग्रोथ हो। तो ये टॉपिक बड़ा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो उसके बाद हम इसको आगे मूव कर देंगे जनाब। अब ये फाइनल अकाउंट की तरह है, इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपकी ग्रिप में आना शुरू होगा। ओके बेटा, ओके, तो यहाँ पर एंड करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।